हेलो फ्रेंड्स। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीजीडी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ हम उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन रैंडम मैंने उठाए हैं, और हालांकि अभी आपका कोई एग्ज़ाम है नहीं पीजीडी का, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ के करें, लेकिन उत्तराखंड वालों का एग्ज़ाम है, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। और दूसरा, जो केंद्रीय विद्यालय के आपके फॉर्म निकलने वाले हैं, तो उसकी वैकेंसी एक आने वाली है आपके पास, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देखें कि द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ऑफ द एलिफेटिक थायोल एट 298 केल्विन। तो आपको बताना है कि जब आप एक एलिफेटिक थायोल का कंबशन करोगे तब आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कि थायोल जो होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मान के चलते हैं हम RSH होते हैं, ये थायोल होते हैं। तो जब आप इनका क्या करेंगे, कंबशन करेंगे, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, लेकिन एक सल्फर का कंपाउंड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा, CO2 वाटर एंड SO2। आइसोमर विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड थ्रू रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड आर। तो बहुत सिंपल सी बात है, उनको कॉन्फर्मेशन आइसोमर बोलते हैं, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से बन जाते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। जैसे अभी ये मैंने एक H 1H यहाँ पर इस तरह से बनाया और ये गॉच कन्फर्मेशन बना दिया है। ठीक है, तो अगर मैं एक कार्बन को इसको कांस्टेंट मान लूँ और दूसरे वाले को घुमाऊँ, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड मान लो ये C1 है, ये C2 है, तो ये 60 डिग्री पर अगर मैं रोटेट करूँ तो इनका रोटेशन संभव है। और एक अगर इस तरह का है तो दूसरा जो बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, 60 डिग्री पे, तो ये एंटी बन गया। तो ये कॉन्फर्मेशन आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है ना। कॉन्फर्मेशन क्या होते हैं आपके, हाँ ठीक है ना, कॉन्फर्मेशन उस चीज़ को बोलते हैं। जैसे आपका स्टीरियो आइसोमर हो गए, एनेंशियोमर हो गए, वो आपके कॉन्फर्मेशन आइसोमर होते हैं। 22nd क्वेश्चन की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, क्या चीज़, मतलब किस तरह का आइसोमर शो करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस होता है। तो सिस ट्रांस आइसोमर तभी संभव है जब एक कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, ठीक है ना, इधर भी डिफरेंट ग्रुप हो। सेम ग्रुप अगर होंगे या ये कुछ सी ग्रुप लग गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। जैसे मिथाइल हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर की अगर बात की जाए, हाँ ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल फिर इसमें आ गया, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और टॉयटोमेरिज्म क्या होता है कि जिसमें 1,3 शिफ्ट होती है हाइड्रोजन की, तो ये 1,3 शिफ्ट यहाँ पर संभव नहीं है इस केस में, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, एनिलीनियम क्लोराइड है, और दूसरा क्या है आपके पास, टोल्यूइन है। आपने इसमें बताना है कि क्या संभव है। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन अच्छे होंगे, और इलेक्ट्रॉन वहीं पर अच्छे होंगे जहां रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे बढ़िया किस में है, टोल्यूइन में है। उसके बाद किस में है, किसी में क्या, बेंजीन में भी नहीं है। बेंजीन में कम से कम इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो लेने वाला तो नहीं है। और जो हेलोजन्स जो होते हैं, आपको पता है रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। हेलोजन कैसे होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो रिंग क्या लिखा गया, ये एक्टिवेटिंग, ठीक है ना, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ऐसे ही एक लास्ट आपका रह गया क्या, एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड का मतलब है कि ये आपका NH3Cl पॉजिटिव हो गया, तो ये वैसे रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर आपका निकाल के बता दिया है, इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही मैंने एक वेबसाइट का लिंक भी डाला हुआ है, उस पर हम नोट्स वगैरह MCQ टाइप के क्वेश्चन डालते रहते हैं, थोड़ा आप उनको देख सकते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, हाँ उत्तराखंड का जो आपका एग्जाम होने वाला है इसी महीने अक्टूबर की 28 तारीख को, तो उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि डेली उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं आपका डालता रहूँ। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपका एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा मोस्ट स्टेबल है। तो मैं इनके स्ट्रक्चर बना देता हूँ। पहले वाले में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, C6H4 मतलब बेंजीन के साथ, ठीक है ना।
और ऊपर क्या है, ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन था, बेंजाइल कार्बोकेटायन भी बोलते हैं इसको, लेकिन नाइट्रो ग्रुप ने आके तो भैया इसको और भी ज़्यादा अनस्टेबल कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब उसके बाद बेंजाइल ग्रुप रहा, बेंजाइल ग्रुप में तो सिंपल यही है और कम से कम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक में पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो आपको बताना है कि क्या क्लोरीन कम से कम अगर -I इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या कर सकता है, ये -I इफेक्ट एग्जर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये -I क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब बात आती है लास्ट वाले पर, जो मिथॉक्सी ग्रुप है, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इतना नहीं है जितने हेलोजन है, और ये +R इफेक्ट शो करता है। हालांकि +R ये भी इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन मैंने आपका क्या बताया, इसका -I इफेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इतना इनका -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जो है वो इसको स्टेबल बनाएगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की बात कर रहा है। फिनोल है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, जो जहां याद रखेंगे -I या -R इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से ये जो ग्रुप है ये -I और -R इफेक्ट है, लेकिन ये पैरा पोजीशन पर है। और मेटा पोजीशन पर जो इफेक्ट पड़ जाता है वो कैसा पड़ जाता है, वीक इफेक्ट पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ गया, वीक पड़ गया। तो चौथा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए डी में ही वो चौथा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। उसके बाद तीसरे में आएगा, उसके बाद पहले नंबर पे आएगा क्योंकि ये तो +I इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या होगा, ये मैं लिख देता हूँ वीक इफेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या है, वीकेस्ट एसिड होगा, ठीक है ना। सेकंड वाला आपका क्या होगा, वीकेस्ट एसिड होगा। 28 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइओल है। तो देखिए इसमें स्टीरियो आइसोमर की बात वो कर रहा है, तो कितने आइसोमर इसमें पॉसिबल होंगे, 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे। कौन कौन से वो 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे, देखो मैं बना देता हूँ। तो ब्यूटेन 2,3 डाइओल, तो एक कार्बन तो मैंने लगा लिया ये, ठीक है ना, दूसरा कार्बन यहाँ मान लिया, तीसरा कार्बन यहाँ मान लिया, और चौथा कार्बन हो गया हमारे पास ये, ठीक है। अब इस कार्बन पर देखा जाए तो अब आप देखिए 2,3 पर डाइओल बोल रहा है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है। तो मैं OH को यहाँ ऑपोजिट लगा लेता हूँ, तो एक तो स्टीरियो आइसोमर बन गया ये, क्योंकि ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये स्टीरियो आइसोमर पक्का होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है तो स्टीरियो आइसोमर पक्का होगा। लेकिन अब इसी की मैं एक मिरर इमेज बना देता हूँ, एक इसकी मिरर इमेज बना देता हूँ। तो क्योंकि आइसोमेरिज्म आइसोमर पूछ रहा है, आइसोमर का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म तो एक ही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन आइसोमर एक आपका ये हो गया, ठीक है, मिरर इमेज। तो एक तो अब इसने पूछा था टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो एक तो ये हो गया। एक इसका मैं बना देता हूं जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, डायस्टीरियोमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो एक मैंने इसका बना दिया मीजो कंपाउंड, दूसरा क्या बना दिया मैंने, मीजो कंपाउंड। तो टोटल एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये बनाया, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये कैसा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जो एक लाइट के पर रेस्पॉन्स देगा, एक लाइट पर रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होंगे बाय लाइट, तो इसलिए टोटल आंसर जो आएगा इसका 2 आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि हाँ, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, एक तरह से ये भी माना जा सकता है अच्छे बेस होते हैं, ठीक है, अच्छे क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो अच्छे बेस को अगर आपने न्यूक्लियोफाइल चेक करना है तो वो वीक एसिड होंगे। तो वीक एसिड आप इनमें H ऐड कर दो और देखो कि किसका एसिड वीक है। HF है, एक आपके पास H2O है, एक आपके पास अमोनिया है, और एक आपके पास मीथेन है। मीथेन जो होगा वो लीस्ट होगा, इसलिए ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। उसका दूसरा कारण भी समझ लीजिए, जो कार्बन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर है, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। तो इसलिए क्या होगा, इसका बेस्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1-मिथॉक्सी 1,3-ब्यूटाडाइन इज लीस्ट स्टेबल। तो जो हमें लीस्ट स्टेबल की बात करनी है, देखो
तो इसको आप कैसे करेंगे, आप ये देख के चलिए, इस तरह का स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे आप, और जब आप ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे तो वहां पर आप क्या पाएंगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, तो इसलिए ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बस इन दो में ही ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे आप इस कार्बन की बात करो तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या होगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो आपने देखना है। अब आप सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो देख के बताइए कि कौन सा यहां पर संभव हो सकता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा संभव है वो ये है। तो ये वाला क्यों है, क्योंकि इन दो में, एक तो ये आपको समझ में आ गया ऑक्टेट स्टेबल नहीं है, लेकिन जो, क्योंकि इसमें पूछ रहा है लीस्ट स्टेबल, तो ये दो तो स्टेबल हो गए हमारे। अब ये दोनों स्टेबल नहीं है, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन होता है वो आपका 2p ऑर्बिटल से इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके यहां अपना भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और यहां पर भी अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, ठीक है ना, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन ये काम सी में संभव नहीं है, ये काम सी में संभव नहीं है। वो यहाँ ये, अब आप कह सकते हो कि जी ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर, अगर चला भी जाएगा तो वो इस कार्बन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज दे देगा, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्टेट वो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑक्टेट ऑक्सीजन का भी पूरा हो जाएगा, इस कार्बन की भी पूरा हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो इसलिए लीस्ट स्टेबल जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। उसके बाद 45 क्वेश्चन की बात की जाए तो वो कह रहा है कि कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑन एक्वस एसीटोन विल गिव। तो जब आप एसीटोन, वो भी एक्वस फॉर्म में जब आप रिएक्शन कराएंगे, तो एक्वस फॉर्म में हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये क्लोरीन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसी पॉइंट की बात कर लेता हूँ, बस मैं यही बताऊंगा। एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक आपका H लगा हुआ है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, और एक यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, और उस फिनाइल ग्रुप पे मिथॉक्सी ग्रुप भी है। कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी। हालांकि यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इसलिए क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट होकर यहाँ जाएगा, उधर से मिथाइल ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा, क्योंकि फिर ये अनस्टेबल बना देगा। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब उस स्थिति में क्या होगा, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इसको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। अब जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ वाले साइड पर क्या आ जाएगा, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये बेंजीन और NO2 ग्रुप ऑलरेडी ऐसे लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर जो स्टेबल का, पहले तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा था, सेकेंडरी किस सेंस में बन रहा था, एक इधर था एक इधर था, ऊपर तो हाइड्रोजन लगा हुआ था। अब बन गए टर्सरी कार्बोकेटायन। तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल है। तो इसलिए अब इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या बनेगा, तो अब एक बार अगर मान लो यहाँ पर ही अटैक कर देता है न्यूक्लियोफाइल, वाटर है, OH है, अगर OH यहाँ पर अटैक कर देता है, तब एक तो बना हमारा प्रोडक्ट A, तब तो क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट A बन जाएगा। और अगर इस टर्सरी पर अटैक करता है तो प्रोडक्ट आपका कौन से बनने की संभावना है, सेकंड के बनने की संभावना है, तो B भी बनेगा। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। A फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब आपके पास एक ये रिएक्शन दे दी है, इस रिएक्शन में आपको बताना है कि क्या संभव हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत, वैसे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और जब कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट कर रहे हो, H2SO4 और HNO3 रिएक्ट कर रहे हो, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं NO2 ग्रुप, ठीक है ना। H2SO4 और HNO3 जब रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं NO2 पॉजिटिव। अच्छा, इनकी रिएक्शन कैसे होती है कि जैसे आपके पास H2SO4 है, तो वो मैंने इस तरह से मान लिया H2SO4, ठीक है ना, इस तरह से H2SO4 लिख लिया, और HNO3 को मैंने लिख लिया इस तरह से HNO3 ऐसे हो गया ना, HNO3 और एक हो गया हमारे पास H2SO4। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो NO2 पॉजिटिव कैसे बनेगा, NO2 पॉजिटिव बनेगा जब OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और H अपना पॉजिटिव। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो इस HNO3 में, मतलब HNO3 जो काम कर रहा है वो बेस की तरह से काम कर रहा है। बेस की तरह से काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने OH को लूज कर रहा है। किसको लूज कर रहा है, OH को। और ये यूपी पीजीटी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन
कि नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 किसकी तरह काम करता है, तो वो बेस की तरह काम करता है, क्योंकि वो अपने OH को दे रहा है और यहाँ से वो क्या जनरेट कर रहा है, NO2 पॉजिटिव जनरेट कर रहा है, और ये जनरेट हो जाएगा आपका HSO4 नेगेटिव। क्या जनरेट हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ से जो NO2 ग्रुप आया वो नाइट्रो ग्रुप अब आपका कहाँ रिएक्ट करेगा भाई, कि इस वाली रिंग में रिएक्ट करेगा या इस वाली रिंग में रिएक्ट करेगा या इस वाली रिंग में रिएक्ट करेगा, ये अभी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस वाली रिंग में चाहे वो कहीं भी रिएक्ट करे, ऑर्थो मेटा पर अटैक करे या ऑर्थो मेटा और पैरा पर अटैक करे, वो हमें देखना है कि वो संभव है या ये वाला संभव है। तो देखो जो CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये इस रिंग को डेफिशिएंट बनाएगा, और यहाँ पर NO2 भी पॉजिटिव है, तो ये NO2 पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, इस वाली रिंग पर तो ये अटैक करेगा नहीं, क्योंकि वो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसके साथ जुड़ा है। लेकिन जो NH ग्रुप है ये लोन पेयर देता है, तो इसको एक्टिवेट कर सकता है। तो पैरा पोजीशन जो है, तो पैरा पोजीशन मोर एक्टिव पोजीशन होगा, मतलब इसमें जो पैरा पोजीशन होगा दूसरी वाली रिंग में ये थोड़ा एक्टिव होगा, इसलिए बी प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें कि अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दैट, तो देखिए फिर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात आ गई। तो यही वाला जो है ये लेस स्टेबल है, उसका लेस स्टेबिलिटी का कारण मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि एक तो पहली बात दो पॉजिटिव एक साथ वो स्टेबल नहीं होंगे। बाकी आप किसी भी स्ट्रक्चर में देख लीजिए दो पॉजिटिव एक साथ वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब में कहीं ऑक्टेट वगैरह क्या है, कंप्लीट है, और इसी में ऐसा संभव है दो कार्बन पे एक साथ पॉजिटिव आया, यही सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है किसी कार्बन के पास p ऑर्बिटल खाली पड़े हैं तो वो किसी कार्बन या अपने पास जो अल्फा कार्बन होगा उसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, p, तो सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट किस में होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, तो इसलिए आपका 51 का बी हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज, तो करेक्ट ऑर्डर जो होगा यहाँ पर स्टेबिलिटी का वो आपको बताना है। देखो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, देखिए ये जो कार्बोकेटायन है एक तो ये टर्सरी है, और दूसरा अगर इसको स्टेबिलिटी देनी होगी तो ऑक्सीजन जो होता है ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलते हैं इनको। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन क्या होता है कि जिसमें मतलब हेट्रो एटम वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो, वो आपने पढ़ा होगा क्लासिकल नॉन क्लासिकल। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो बी और डी में है, बी और डी में फर्स्ट वाला आपका क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, तो अब आप देखो इसमें यहाँ पर ये सेकेंडरी है, यहाँ पर भी है, तो ऐसा लग रहा है कि हमें ये लोन पेयर यहाँ से देखे इस चीज को वो क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा, ठीक है, इसको क्या कर देगा, ये स्टेबल कर देगा। तो ये वाला भी आपका हो सकता है। लेकिन ये जो अभी मैंने थर्ड वाले में बताया, मतलब सेकंड वाले में अगर हम देखें इसकी स्टेबिलिटी को देने के लिए यहाँ कोई ऐसा आइटम नहीं है जो लोन पेयर देगा, तो यहाँ पर ये लोन पेयर देके इसको स्टेबल करने वाला कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है, तो फर्स्ट के बाद नंबर आएगा थर्ड वाले का, तो इसलिए डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो इन दोनों में भी साफ ही पता चल रहा है ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये आपका प्राइमरी वाला है, तो सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा। आगे बात करते हैं 55 में, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज, तो इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए, बस एक ऑर्थो इफेक्ट याद रखना है आपने। ऑर्थो इफेक्ट जो काम करता है, ऑर्थो इफेक्ट आपका दो चीज में काम करता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में काम करता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में काम करता है और दूसरा अमाइंस में, दूसरा किस में काम करता है, अमाइंस में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे वो प्लस आई वाला हो या माइनस आर वाला हो, जो मर्जी हो, ठीक है ना, जैसा मर्जी हो, उसको आपने देखना ही नहीं है, तो वो हमेशा याद रखेंगे मोर एसिडिक होता है। क्या होता है वो, मोर एसिडिक। और बस आपने एमाइंस के केस में उल्टा कर देना, अमाइन क्योंकि बेसिक होती हैं तो उनको भी वो एसिडिक बनाने की कोशिश करता है। मतलब ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड जो एमाइंस होंगी आपकी, जो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एमाइंस होंगी, तो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लग गया है तो वो क्या होंगी, लीस्ट बेसिक होंगी। क्या होंगी वो, लीस्ट बेसिक होंगी, याद रखेंगे, यानी कि वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो कि लेकिन वो एसिड नहीं पूछेगा, वो बेसिक के कैरेक्टर में टर्म में वो पूछेगा। तो जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिड होगा, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोक्सी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है वो। डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ पूछा है बेस की, तो अभी मैं बोल रहा था बेस की है तो आप इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लो, कॉन्जुगेट एसिड बना लो। और आप इसमें देखो कौन एसिड जो है सबसे कम है,
एसिड कैसे बनते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड करके। तो वो पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब सबसे अच्छा बेस कौन है, तो मतलब जो सबसे वीक होगा, जो सबसे वीक होगा, ठीक है ना, उल्टा कर दिया करो। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आंसर होना चाहिए, हाँ देखो इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्या आंसर आना चाहिए, यस। देखिए इसमें जो आपका क्या आ जाएगा, ये है जो हमने बनाया था ये, ठीक है ना, इथेन जो है ये तो खैर क्या एसिडिक होंगी, ये तो होती नहीं ना, तो यानी कि इनका जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये मतलब जो बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्न द स्ट्रक्चर EFGR, तो ये आपके सामने दे रखे हैं, तो ये आपको बताना है कि इनमें क्या क्या चीज संभव है। देखो अब इसमें आप देखो EFGR रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम चेंज नहीं होते, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ जैसा कि मुझे दिख रहा है H अलग है, यहाँ इसमें नहीं है, इसमें अलग है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ये वाली बात तो हो गई गलत, ठीक है। अब वो कह रहा है EF एंड EGR टॉयटोमर, तो टॉयटोमर में क्या होता है कि एटम की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो वो एक संभव है। वो कैसे संभव है, अगर आप इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो अगर उसने अपना लोन पेयर यहाँ दिया होगा और ये यहाँ चला गया होगा, सॉरी बॉन्ड, तो ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपका संभव है, ठीक है ना, संभव है ना। तो और वही चीज इसके अंदर है, तो ये एक दूसरे के टॉयटोमर तो है ही, ठीक है ना, ओरिएंटेशन भी बदल गया लेकिन ये चीज तो है ना वो टॉयटोमर, तो ये वाली बात सही हो सकती है। आगे भी देखते हैं क्योंकि मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। F और G ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, F और G बिल्कुल ठीक बात है, अगर आप देख के चलें तो F और G ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे हैं, ये एक दूसरे की कैसे हैं, देखो ये वाला इतना हिस्सा तो क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। और अगर आप देखो ये OH और CH3 जो हो गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए कि नहीं हुए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, हाँ, तो ये वाली बात भी क्या हो गई, इनकी सही हो गई। अब F और G क्या है, वो कह रहा डाइस्टीरियोमर है, तो ये डाइस्टीरियोमर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कैटेगरी में उठा लिए थे मैंने। इतना हिस्सा तो है आइडेंटिकल और बचा हुआ जो अगला हिस्सा है वो है मिरर इमेज, तो ये पक्का डाइस्टीरियोमर होंगे। तो डाइस्टीरियोमर होते हैं, हाफ जो होता है वो हिस्सा क्या होता है आइडेंटिकल, और हाफ जो होता है वो कैसा होता है आपका, हाँ ठीक है ना। और दूसरा अगर आप बात की जाए पहले वाले में क्यों मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोला था, तो आप मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में मान के चले, अगर इसको OH ग्रुप को कांस्टेंट मान लें या इसमें से किसी ग्रुप को मान लें, तो ये एक सीसा और एक ट्रांस होता है, तो इसलिए ये वाली बात भी क्या है, करेक्ट है। तो इसकी लास्ट की तीनों बातें क्या थी, वो करेक्ट थी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो इज या आर, तो वो आपको बताना है एक से ज्यादा स्टेटमेंट क्या हो सकती है, करेक्ट हो सकती हैं। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, तो ये कंपाउंड इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरी अगर बात की जाए, द कंपाउंड पजेसेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, अगर आप चेक करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, HCl है, वो चीज सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है इसके अंदर, तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। कंपाउंड पजेसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो अगर आप इसको इस प्लेन से कट करोगे तो ये दो बराबर हिस्सों में कट नहीं हो रहा है, तो ये वाली बात भी गलत है। नेक्स्ट बात करें, कंपाउंड पजेसेस एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, ठीक है ना। अब आपको इसमें अंतर समझना पड़ेगा कि भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या था और एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या था, ठीक है ना। तो ये सेंटर ऑफ, मैंने एक वीडियो डाला था उसमें जिसमें मैंने सभी तरह की सिमेट्री करवाई थी, डिटेल में आप उस चीज़ को देख लेना, ठीक है, इन्वर्जन वगैरह वगैरह जो होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो आपको बताना पड़ेगा जो अनस्टेबल है, मतलब जो एंटी एरोमेटिक होंगे, क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे, वो अनस्टेबल होंगे, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक तो स्टेबल होते हैं। तो अब इसमें आप ये देखो, ये एक एंटी एरोमेटिक है, ये 4n+ रूल को फॉलो करता है, ठीक है। और दूसरा एंटी एरोमेटिक आपका ये, क्योंकि ये जैसे ऊपर जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये भी 4n रूल को फॉलो करेगा। ये तो नॉन एरोमेटिक है और ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो इतने हिस्से को देखेंगे क्योंकि इसमें कंजुगेशन नहीं चल रहा है, नॉन एरोमेटिक, और इतने वाले पार्ट को देखेंगे तो ये इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि कंजुगेशन पूरा नहीं है। तो बी और डी क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, ये बिल्कुल लीस्ट स्टेबल होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बाकी का कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।